नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें आए हुए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मैं 2020, 19 और 18 के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कवर करूंगा। जब मैं इन सारे पेपर्स को कवर कर रहा हूँ पिछले 3 साल के, उस टाइम पे आप लोगों का हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चाहे वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो, स्क्वायर वाला सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो लीनियर वाला सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो मंथ और डेट बेस वाली पजल हो, चाहे वो बॉक्स पजल हो, चाहे वो फ्लोर पजल हो, चाहे वो कंपेरिजन बेस की कोई भी पजल हो, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। यानी कि एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आपको किस अप्रोच से सोल्व करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करते हैं तो हमारे सामने एक दिक्कत आती है सर। एक तो समय ज़्यादा लग जाता है और बहुत बार चीज़ें उलझ जाती है, समझ में ही नहीं आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो ये दिक्कत होती है कि सर पजल बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो आज का ये लेक्चर आप लोग देखिएगा, उसके बाद में आप लोग फिर से कोशिश कीजिएगा पजल के क्वेश्चन निकालने की। आपका माइंड सेटअप चेंज करने की कोशिश करूंगा, आपको अप्रोच सिखाने की जो कोशिश करूंगा मैं कि एक ऐसी अप्रोच आप लोग सीख जाएं जिससे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने का एक तरीका, एक मेथड आपके दिमाग में, एक आइडिया आपको लगे भाई इस तरीके से चीज़ों को सोल्व किया जाता है। जैसे उलझिए मत क्वेश्चन के अंदर, एकदम सुलझे हुए तरीके से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो हम लोग बात करेंगे। अब देखो भाई, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने में, समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि भाई जब एग्जाम में सोल्व करते हो तो आपको सिर्फ लिखना होता है। जब एक एक स्टेप आप किसी स्टूडेंट को समझाते तो समय लगता है थोड़ा सा। इसीलिए मैंने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है पार्ट 1, जिसमें 2020 में आए हुए क्वेश्चन निकालेंगे इस वीडियो के अंदर। 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये जो सारी चीज़ें कवर होंगी वो तीनों पार्ट की मिला के होंगी। ऐसे नहीं कि सर आज के ही पार्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं 2020 के 4 क्वेश्चन जो आए थे वो आज की क्लास में लूँगा। उसके बाद में पार्ट 2, जो कि इसके बाद वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद में, वो आप लोगों का उसमें 2019 में आए हुए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जो पार्ट 3 होगा उसमें 2018 में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन तीनों को करने के बाद में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन 3 पार्ट के 3 पार्ट आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ये पहला पार्ट है। अगर दूसरा पार्ट आ चुका होगा, तीसरा पार्ट आ चुका होगा, आप बाद में ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे इनके। लेकिन अगर आप लेटेस्ट में ही देख रहे हैं, रिसेंटली अपलोड होने के बाद में, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन दोनों पार्ट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 15 से 20 नंबर का ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो सिलेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखना जरूरी है। मैं बेसिक से लेके क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य से पूरा का पूरा वीडियो देखें और बड़ा ध्यान से सुने। देखो भाई, क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं खुशखबरी देता हूँ कि भाई मैथ्स और रीजनिंग तो देखो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी। और यहाँ हमारे साथ में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 2 फैकल्टी जल्दी जुड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद में आपको सारे सब्जेक्ट का एकदम परफेक्ट टाइप का मटेरियल यहाँ पे मिलने लग जाएगा। इसके अलावा जो आपका एबीपीएस आरआरबी पीओ कलर का आ रहा है ना, उसके अंदर मेंस के अंदर आपका हिंदी भी आता है और कंप्यूटर भी आता है। तो उसका भी अरेंजमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके भी 2 टीचर मिल जाएंगे, लेकिन वो एक बार ही पढ़ा देंगे कंप्लीट। उसके बाद में उसकी रेगुलर क्लास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो जल्दी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा और टच में रहिएगा अपने चैनल के, ताकि आपको जैसे ही कोई भी नई फैकल्टी वगैरह है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सारी सब्जेक्ट फिर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर मेरे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर हमारी जो वेबसाइट है bankerspoint.org पे जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अभी जो कोर्सेज हैं वो 999 में ही स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप जाके देख सकते हो, प्राइजेस को बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों, अगर अभी कोई स्टूडेंट परचेज करता है कोर्स को, तो ये जो नई फैकल्टी आने वाली हैं इनके भी जो भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, जो भी लाइव क्लासेज आएंगे एप्लीकेशन पे, वो आपको इसी के अंदर इंक्लूड होकर मिल जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। उसके बाद में हो सकता है प्राइजेज में कुछ चेंजेसमेंट हम लोग करें, लेकिन अभी अगर कोई स्टूडेंट आ गया उसके लिए यही प्राइस है। ये 2 सब्जेक्ट के प्राइस में उसको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी जैसे ही हमारी फैकल्टी आगे क्लासेज लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो
तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जो भी 99 रुपीज़ 75 रुपीज़ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कर रखा है। लेकिन एक हम लोग को कंबाइंड पैकेज बनाया हुआ है, जैसे आपको IBPS RRB PO कलर के प्री प्लस मेंस चाहिए तो सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। देखो इतना अफोर्डेबल कहीं पर नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए चीज़ें की गई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा हम लोगों ने क्या है ना, एक पैकेज बना दिया जिसकी मिनिमम प्राइस इस प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 249 रुपीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3000 से प्लस टेस्ट दे रहे हैं, और जिसमें आपका इंश्योरेंस, बैंक, SSC, रेलवे, जो जूनियर इंजीनियर वाले जो SSC में एग्जाम होते हैं, CHL CGL, बैंक PO के प्री मेंस, सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और जो एक टेस्ट की जो कीमत है ना वो 10 पैसे से भी कम पड़ रही है इसके अंदर, तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ कर दी गई है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके, या फिर ये जो अलग मोबाइल एप्लीकेशन है इसका, बैंकर्स फंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर आप लोग जाके कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। चलो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, जो कि जानकारी में कुछ लोगों को कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर टेस्ट सीरीज़ का क्या करें, कोर्सेज कैसे लें, तो मैं हर वीडियो में बता देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। बाकी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चली रही हैं। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। जो आज की क्लास में प्रश्न रहेंगे वो 2020 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में 2019 और 2018 कवर करेंगे। पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है। तो पहले प्रश्न के ऊपर आए उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें, 2-3 चीज़ें बस 2-3 मिनट के अंदर खत्म करूँगा, जिसको पार्ट 2 पार्ट 3 में रिपीट नहीं करूँगा, यहीं पर ध्यान दे लीजिएगा। देखो भाई, पहली चीज़ ये होती है कि भाई सर अप्रोच किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, चाहे वो पजल का हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, लेकिन उसको अप्रोच किस तरीके से करें हम लोग, कैसे उसको सोल्व करने के, मतलब आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ होती है स्टार्टिंग पॉइंट, कि सर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करें। स्टार्टिंग पॉइंट में मैं 2 ही चीज़ें बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास में बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो जहाँ तक मैक्सिमम में 2 केस, बहुत रेयर केस में अगर कभी 3 केस बन रहे तो वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर देना। बहुत रेयर केस का मतलब ऐसे नहीं कि भाई 3 केस ले लियो तो इतना बड़ा सारा लिखना पड़ रहा है तो छोड़ ही दीजिएगा, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि उलझ के रह जाओगे। लेकिन उलझोगे नहीं अगर मेरे तरीके चलोगे, 3 केस बनेंगे नहीं उल्टे सीधे क्वेश्चन के अंदर। 3 केस वहाँ बनते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, आप फटाफट 3 केस बना पाएंगे, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, वहीं पे 3 केस लगेंगे। इस लेक्चर में मैं सिखाऊंगा भी ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। और जनरली अगर मान लो किसी इन्फॉर्मेशन में 2 केस बन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट कर दो। पहले तो एक जनरल सी बात होगी, ऐसे नहीं किसी इन्फॉर्मेशन से 5 केस बन रहे हैं उसी से स्टार्ट कर दिया, जरूरी नहीं है। दूसरी 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो होती है सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, निश्चित जानकारी। एक होती है अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग ना हमेशा ये प्रयास किया करो, जो भी स्टार्ट हो सकता है आपको अनसर्टेन से भी करना पड़ जाए, ठीक है। अनिश्चित जानकारी और सर्टेन यानी निश्चित जानकारी, हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला A और B के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, तो A और B ऐसे ही बैठ सकते हैं और ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, तो ये तो एक अनसर्टेन जानकारी हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि फेसिंग इधर ही मान रहा हूं मैं नॉर्थ साइड में, कि मैंने ऐसे बोल दिया कि A के सेकंड राइट में भी बैठा है, तो बताओ A के सेकंड में ये वाला राइट होगा। अगर मान लो नॉर्थ की साइड फेसिंग है, फेसिंग को छोड़ो आप इसको राइट मानो। अगर मान लो मैंने सेंटेंस में ऐसे बोल दिया कि A के सेकंड राइट में, ठीक है ना, A के सेकंड राइट में भी बैठा है, तो A ये रहा उसका राइट, फर्स्ट नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। बताओ इसके अलावा और कोई चीज बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, मतलब एकदम फिक्स निश्चित जानकारी दे दी कि भाई ए के सेकंड राइट में भी बैठा है, तो इसमें और कोई केस नहीं बन सकता इसका, ठीक है। लेकिन अनसर्टेन में जैसे बोला ए और बी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो ए और बी के बीच में एक ऐसे बैठा है, और बी और ए के बीच में ऐसे भी तो बैठ सकता है, आपस में चेंज हो सकते हैं। तो हमेशा स्टार्ट करने का अगर कहीं से फिक्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन मिल रही तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन से करो, मजबूरी फंस जाती है तो अनसर्टेन से भी करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन को रखना है, ठीक है ना। तो ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात हो गई, तो ये छोटी सी बात है। तीसरी एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बार बार में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचना है, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ एक बार में पढ़ना है। अब बोलेंगे सर हर लाइन क्वेश्चन की है ना काम में नहीं आती है एकदम से, मतलब जैसे आपने लाइन पढ़ी तो ऐसे थोड़ी आप उसको यूज ही कर लेंगे डायग्राम के अंदर, ऐसा नहीं होता है। कई बार पहली लाइन की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के एकदम लास्ट में काम में आती है। तो आपको क्या करना है, जो भी जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हुआ है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मान लो आपका एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मान लो पहली लाइन में आपने कुछ पढ़ा, तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप इस सर्कल के अंदर उसको पुट कर दोगे,
कि भाई मान लो उस इन्फॉर्मेशन से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई डायरेक्ट सर्किल के अंदर सेट हो गई, मान लो ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो या तो डायग्राम में सेट हो गई, डायग्राम में अगर सेट होगी तब तो ठीक है, उस लाइन को पढ़ लिया। अब मान लो अगली लाइन ये वाली एक ऐसी आ गई जो इस डायग्राम में फिट बैठ ही नहीं रहा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जिसके आधार के ऊपर मैं इस डायग्राम में कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया एक बार के लिए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो काम में आएगी ना आगे जाके, तो फिर अगर कहीं आगे काम में आएगी तो आप दोबारा ऐसे पढ़ोगे इसको। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग क्या करो, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग सिंबॉलिक भाषा में लिख दो। अभी सीख जाओगे आगे सिंबॉलिक भाषा कैसी होती है, ठीक है। तो सिंबॉलिक भाषा में अपनी रफ शीट में लिख दो। जैसे मान लो आपको बोला गया है जो बी है वो ए के सेकंड राइट में बैठा है, तो आप लिख दो ए के सेकंड राइट में बी बैठा है, आपको बाद में समझ में आ जाएगी। अगर आपकी रफ शीट पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो आप लोगों को बार बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे समय बचता। तो एक रिपीट मोड पे क्वेश्चन को पढ़ने से बचो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे भी और भी चीज़ें होंगी तो मैं बताता जाऊँगा कैसे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, आप सीख जाओगे। जब भी ये जो पूरे 3 पार्ट जब आप लोग करोगे ना, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप लोग हर टाइप की चीज़ आ जाएगी, तो आप लोग ये लिखना सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे एक फ़ायदा और होता है, जैसे मान लो 3 4 5 इन्फॉर्मेशन ऐसी आ गई जो डायग्राम में पुट नहीं हो रही, तो इसको सारों को एक साथ सामने रफ शीट पे देख के एक इनमें लिंक बना सकते हैं हम लोग, एक आइडिया लगता है चीज़ों का, बड़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बातों से। तो ये 2 चीज़ों का एक तो ध्यान रखना है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 2 या 3 केस बने तब तक करना, 3 केस बहुत ही रेयर केस में जहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत कम हो, बाकी ज़्यादातर में 2 केस में या फिर 1 केस के अंदर ही निपट जाता है मामला। 1 केस बन रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन में 1 ही केस बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में सर्टेन इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देनी है और अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को जहाँ तक हो सके उसमें केस ना बने इस तरीके से यूज में लेना है, क्योंकि अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन में केस तो 2-3 बनने ही बनने। तो उस टाइम पे अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को केस में यूज करो जब उसके केसेस ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है वो जो प्रेजेंट डायग्राम है उसको। इसके अलावा क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिख देना है। बस इतनी सी जानकारी आप लोगों की अप्रोच के बारे में तो ये हो गई। अब कुछ बेसिक सी बातें होती है, आपने बहुत सारी वीडियोज में मेरी पढ़ी हुई होंगी, तो वो मैं छोटी छोटी बातें 2-3 मिनट मतलब 1-2 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ फटाफट। आपको देखो एक तो लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ज्ञान होना चाहिए, और कुछ इसके बारे में जान और कुछ की कोई पंगा नहीं है। जैसे मान लो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, मान लो जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे एक लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब देखो अगर किसी भी बंदे का मुंह, मान लेते हैं ये कोई इंसान है, इसकी जो फेसिंग है ना वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड फेसिंग को मैं ऐसे ही दिखाऊंगा हमेशा। और मान लो ये कोई दूसरा इंसान है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा इंसान है, ठीक है, ये कोई दूसरा, अगर इसकी फेसिंग है साउथ साइड में, साउथ साइड को हमेशा नीचे की साइड दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। पेपर पे ऐसे ही दिखाते हैं, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे ऐसे दिखाते हैं ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से समझिएगा, जब नॉर्थ दिशा में है यानी कि उत्तर दिशा में है, ठीक है ना, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, उत्तर दिशा में है, तब जो होता है ना राइट लेफ्ट, आपका जो राइट होता है वही राइट पेपर की साइड मूव जब करके करोगे, और आपका जो लेफ्ट होता है वही लेफ्ट होता है। तो बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा चक्कर नहीं है, इसी को याद रखना है आपको। आपको याद यही रखना है, दूसरा वाला याद नहीं रखना। आपको ये याद रखना है नॉर्थ में मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, बस दूसरी बात याद ही नहीं करनी है। दूसरी बात में छोटा सा साउथ में उल्टा होता है इसका, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर आप दोनों को याद करोगे, साउथ में ये वाला ऐसे होता है, ये वाला ऐसे, तो कन्फ्यूज हो सकते हो, साउथ वाला मेरा राइट राइट था या नॉर्थ वाला मेरा राइट राइट था। एक ही चीज़ याद करो, देखो ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम आती है। कन्फ्यूज मैंने याद कर लिया कोई नॉर्थ का मतलब मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, तो साउथ में इसका उल्टा होता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो साउथ में इसका उल्टा मतलब इधर जब राइट था वो तो हो गया लेफ्ट, और जो लेफ्ट वाली चीज़ थी वो क्या होगी, राइट हो गई। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। अब आता है एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, या आप लोगों का जो भी रेक्टेंगल होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, या आप लोगों का रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में। अब देखो इसमें क्या होता है ना, लेफ्ट राइट का चक्कर कुछ अलग हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है ना, इसमें मान लो ऐसे 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 लोग बैठे हुए हैं। क्वेश्चन भी कराऊंगा थोड़ा सा एक बार बेसिक, देखो कोई नया स्टूडेंट होगा उसको बताना जरूरी है, बाकी आपने देख रखा होगा तो आगे स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। चलो अब देखो इसका ये सेंटर होता है। अब इसमें क्या होता है ना, मतलब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 टाइप से फेसिंग होती है, कि या तो बंदा सेंटर की ओर देख रहा है टुवार्ड सेंटर, या तो ऐसे सेंटर की ओर देख रहा होगा, या फिर ये जो बंदा है ना ये सेंटर से विपरीत दिशा में बाहर की साइड देख रहा होगा। ऐसे 2 टाइप की फेसिंग हो सकती है, ऐसे ही इसमें भी हो सकती है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले बंदे को रेफरेंस मानना है, हमेशा इसी को, नीचे वाले बंदे को, इसको रेफरेंस मान लो। अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ, बाकी तो आपको देखो याद ही हो जाएंगी चीज़ें। इसको आप लोगों ने रेफरेंस मान लिया कि भाई ये अंदर की ओर देख रहा है,
इसी बंदे को रेफरेंस मानना है, इसको नहीं मानना है, इसको नहीं मानना है, इसी बंदे से याद करेंगे हम लोग। इसको देखो अपने दिमाग में कैसे उतारना है। तो भाई ये नॉर्थ है कि नहीं है बताओ। तो इधर वाला हो गया राइट और इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ जी ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, ये वॉच दिख रही है सभी लोगों को, ठीक है ना, इसको इसके अंदर रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ घड़ी किस दिशा में चल रही है, ध्यान से देखते हुए देखो इसको, घड़ी किस दिशा में चल रही है ना, घड़ी किस दिशा में चल रही है, ऐसे चल रही है ना, देखो यहाँ ये आगे आ गई, ये आ गई, ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ऐसे ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, जो ऐसे वाली होती है, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके विपरीत ऐसे कर दूं भाई, ये ऐसे, तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी समझ में आ रहा है, देखो घड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो घड़ी की दिशा हो गई, और उल्टा चलोगे तो ये उल्टी दिशा में हो गई, ठीक है। अब आप देखो इधर जब ये राइट जा रहा है तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और जब लेफ्ट ये जा रहा है ब्लैक वाला, बताओ ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसी बंदे को रेफरेंस मानते हुए आपको पता लगेगा कि जब सेंटर की ओर फेसिंग हो ना, जब सेंटर की ओर कोई बंदा देख रहा हो, तब एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, भूल जाओ तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा आ गया तो उसके इधर लेफ्ट राइट ऐसे नहीं देखना है आप लोगों को, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, ये तो मैंने याद करने के लिए इसको रेफरेंस माना है। इसमें लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सही होता है, ठीक है। अब जब बंदा इस साइड देख रहा होगा, इस साइड देख रहा होगा, तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, क्यों, ये साउथ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो ये लेफ्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो जब अगर आउटसाइड सेंटर फेसिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट और क्लॉकवाइज का मतलब राइट। समझ गए जी, है ना। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें याद कर सकते हो आप लोग। तो मैंने बड़ा प्रयास किया याद करने का, फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाएंगी इन सब चीज़ों की। ऐसे ही इसके अंदर होता है भाई, ये भी एक सर्कल की तरह ही मान लो भाई, इसमें भी वैसे ही होता है। जैसे मान लो यहाँ से कोई बंदा अंदर की ओर देख रहा है, तो ये वाला कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका राइट हो गया, है ना। अगर कोई बंदा ऐसे बाहर देख रहा है, तो ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये इसके लिए क्या हो गया, लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो सेम जैसे इसमें इधर उधर ऐसे चलते हैं, वैसे ही आप लोगों को रेक्टेंगल के अंदर चलना है। अब ये याद हो जाएंगी चीज़ें। देखो मेरे कैसे याद, मैं बताता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ याद कर रखी है, ध्यान से समझिएगा। देखो उससे सारी चीज़ कैसे याद होती है, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ याद कर रखी है। मुझे ये रटा कैसे गया, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब मैं जब भी एग्जाम में करता हूँ ना, तो इतना सोचने का समय थोड़ी मेरे पास, ये ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये तो समझाने के लिए चीज़ें थी। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ याद रख रखी है, मैंने ये याद रख रखा है कि अगर सेंटर की ओर फेसिंग है ना, सेंटर की ओर फेसिंग है, तो जो राइट होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। बस मैंने तो यही याद कर रखा है, एक ही याद कर रखा है। अब इससे देखो सब मुझे कैसे पता है। अब मुझे मैंने एक चीज़ ये याद कर रखी सेंटर में, तो मुझे अगर मेरे ये चीज़ याद है तो मुझे ये भी पता, ये अपने आप पता चल गया कि लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मुझे ये चीज़ याद है कि सेंटर की ओर फेसिंग है, तो आउटसाइड सेंटर, याद देखो मैंने यही किया है, याद मैंने यही किया है। तो जब राइट का एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट तो क्लॉकवाइज होना ही है। अब मेरे को याद है भाई सेंटर में राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो अंडरस्टूड सी बात है, आउटसाइड सेंटर होगा तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज है। लेकिन याद मैंने एक ही किया है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बार बार में। तो याद एक ही करना है, उससे सारी चीज़ें पता लग जाती है भाई। सेंटर की और राइट एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही ध्यान में है। और लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो फिर क्लॉकवाइज होना है। अगर आप लोगों का आउटसाइड है तो आपको पता है राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है, सेंटर में आउटसाइड सेंटर है, तो क्या हो जाएगा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अपने आप याद हो गई जगह। देखो ये छोटी छोटी दिमाग के साथ खेलने वाली चीज़ें होती हैं। मैंने याद किया बस इतना सा, और याद हो गई सारी चीज़ें।
अपने आप ही, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये तो मैंने आप लोगों को दिमाग में भाई ये कीड़ा ना रहे कभी कि सर ये लाइट कैसे, ये लेफ्ट कैसे, ये इधर कैसे, इसलिए मैंने इस तरीके से ये समझा दिया आप लोगों को। चलो, अब तो ये हो गई बातें, बेसिक बेसिक सी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट राइट का जो भी चक्कर है वो आप लोगों को, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का चक्कर समझ में आ गया, ठीक है ना। और इसमें लेफ्ट राइट में नॉर्थ और साउथ वाला क्या फंडा है, नॉर्थ में मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, साउथ में उसका जस्ट उल्टा, बस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आप लोगों का लीनियर में क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के साथ में लेफ्ट राइट कैसे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में सेंटर और आउटसाइड सेंटर में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लेफ्ट राइट का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये याद करना है आप लोगों को, समझ गए ना। और याद कैसे करेंगे बता दिया। इसमें सिर्फ नॉर्थ का याद करेंगे, नॉर्थ में मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, तो साउथ में जस्ट उल्टा हो गया। इसमें याद रखेंगे सेंटर की साइड जब होता है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट होता है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, सिंपल है। चलो पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करूँगा क्योंकि आरआरबी के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आरआरबी में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर होती है, वो पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं हाँ सारे क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है। जब बाकी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब आप लोगों को दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ देंगे। देखो भाई, एक पंक्ति में 10 व्यक्ति क्यू से जेड तक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि फेसिंग सबकी किधर है, नॉर्थ साइड में, ये फिक्स दे दिया गया है। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए नॉर्थ साइड का मतलब क्या हो गया, आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट, बस बात खत्म हो गई, इतना से बेसिक वाली चीज में, तो ठीक है ना। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये पढ़ा ना वैसे ये बना देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लोग बैठे हैं। फिर क्या होता है ना, वो बोल देता है कि ए और बी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो वो कहाँ बिठाओगे इस 10 लाइन के अंदर। तो कभी भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हो सकता है इस क्वेश्चन में आप लाइन बना लो फिर भी बैठ जाए, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं बनाना है कि भाई 10 लोग बना दिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर आपको आप बना पा रहे हो चीज़ों को तो बनाओ। कई बार ऐसे बोल देता है ए के सेकंड राइट में, थर्ड राइट में बी बैठा है, तो 1 2 3 थर्ड राइट में बी बैठा है। अब टोटल मिला के 10 लोग हैं तो 4 तो ये हो गई, क्या पता आपको 6 आगे हैं या 6 पीछे हैं या 4 आगे हैं बाकी के पीछे हैं, क्या पता आप लोगों को, ठीक है ना। तो 10 लोग शुरू में नहीं बनाने हैं। इस क्वेश्चन में तो शुरू में बना दोगे तो भी हो जाएगा शायद ये, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना कि लाइन बनानी, लाइन नहीं बनानी, पहले आप पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। 10 लोग बैठे हैं। अब इसने बोला वी दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, बहुत ही बढ़िया बात है। वी दाएं छोर से चौथे स्थान में बैठा है, तो अब एंड से दे दिया, तो दायां छोर कौन सा है भाई, ये मेरा राइट हैंड है नॉर्थ साइड के लिए, ठीक है ना। तो दाएं छोर से 1 2 3 4, ठीक है ना। वी दाएं छोर से चौथे स्थान में बैठा है, तो वी यहां बैठा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, भाई वी अगर यहाँ पे बैठा है तो ये दायां छोर है कि नहीं है, ये तो एंड हो गया यहाँ पे, इसके इधर तो कोई बैठ ही नहीं सकता। तो अब आप बना सकते हो भाई, 4 लोग तो ये हो गए, तो 5 6 7 8 9 10 लोग ऐसे बैठेंगे इसके अंदर, समझ गए ना। चलो, तो आप लोग तब बना सकते हो क्योंकि इसने बोला दाएं छोर से चौथे पे बैठा है, तो ये तो एंड हो गया, मतलब ये तो दायां छोर मतलब राइट साइड का एकदम से एंड हो गया है, इसके आगे तो कोई बैठ ही नहीं सकता। तो वी दाएं छोर से चौथे पे बैठ गया, तो बची हुई 6 इधर ही बैठेंगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे 10 लोग बना पाए। इसमें तो आप अगर 10 लाइन बना भी दोगे उसके बाद भी कर सकते हो कि वी दाएं छोर से चौथे नंबर पर बैठा है, लेकिन शुरू में नहीं करना है, क्योंकि बेस इस तरीके से पढ़ो चीज़ों को कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, ऐसे नहीं इसी में अप्लाई हो जाए कहीं और अप्लाई ना हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या बोला, इसके अलावा v और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो v और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, अब इधर भी बैठ सकता है इधर भी बैठ सकता है। तो मैंने आपको बोला जब तक 2 केस बने तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो इसमें 2 ही केस बनेंगे ना, एक बार इधर बैठा दो एक बार इधर बैठा दो। तो मैं एक केस और इसका बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 नंबर पे आपने कोई वी को बैठा दिया। अब इसने बोला v और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एक छोड़ के यहाँ बैठा दिया, एक छोड़ के यहाँ बैठा दिया। 2 केस बने तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें बना लेने चाहिए क्योंकि जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। एक कई बार क्या होता है, एक ये जिद कर ली कि भाई एक ही क्वेश्चन में एक ही उसमें निपटाएंगे हम केस में, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें उलझ जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 केस बना लिए फटाफट, 5 सेकंड और लगे होंगे। फिर बोला एस वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एस जो है ना वो वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो जो एस वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ये वी है, वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है ना। तो बाएं किधर होगा, नॉर्थ साइड फेसिंग है ना, सबकी सबकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ साइड है ना। तो आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट, तो वी के बाएं जाना है यानी कि लेफ्ट में जाना है। और चौथे नंबर पे 1 2 3 और 4 नंबर पे कौन बैठा है,
एस बैठा है तो एस को यहाँ बैठा दिया, सेम इसमें बैठेगा, देखो 1 2 3 4 एस इसके अंदर बैठ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है, उलझाना नहीं है क्वेश्चन को, बस कि हर कहीं पे कुछ भी लिख दिया, एकदम साफ साफ सुथरे सुथरे। यू और एस एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, इसने बोला यू और एस एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, तो इसका मतलब ये हो गया जब भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको ऐसे लिख दिया करो कि यू और एस बगल में नहीं बैठे, तो यू यहाँ नहीं आ सकता ना इसके बगल में, तो यू यहाँ भी नहीं आ सकता, यू यहाँ भी नहीं आ सकता, मैंने लिख दिया ये चीज। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एस के बाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने क्यू के दाएं बैठे। ये लाइन बहुत बार मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम में देखने को मिलती है, इसका मतलब ध्यान से समझ लिया, क्योंकि लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, भाई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। तो देखो इसने बोला एस के बाएं उतने ही लोग बैठे हैं, तो आप देखो एस तो पहले से ही है, तो आप देखो एस के बाएं कितने लोग बैठे हैं, एस के बाएं यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट इधर होता है, 1 2 लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी 2 लोग बैठे हैं, तो एस के बाएं साइड में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब उसने बोला एस के बाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने क्यू के दाएं बैठे हैं, तो एस के बाएं तो मुझे पता है दाएं 2 लोग बैठे हैं, तो क्यू के दाएं भी 2 लोग ही बैठेंगे, तो क्यू के दाएं 2 लोग बैठाने का मतलब क्या है, सिर्फ 2 लोग ही बैठेंगे, तो क्यू यहीं पे बैठेगा, तभी तो क्यू के दाएं 2 लोग बैठेंगे, 1 और 2, तो क्यू यहीं बैठेगा, तभी तो क्यू के दाएं 2 लोग बैठेंगे, बस ये मतलब होता है भाई एस के बाएं 2 लोग हैं तो क्यू के दाएं भी 2 लोग हैं। समझ गए इस बात को, आगे बढ़ो भाई। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन ने ये बोला आर जो एक्स के बगल में नहीं बैठा है, आर जो एक्स के बगल में नहीं बैठा है, एक्स के बगल में आर नहीं बैठ सकता, देखो इधर तो आर बैठ ही नहीं सकता, क्यों बैठा है, तो आर यहाँ नहीं बैठ सकता भाई, एक्स के बगल में आर नहीं बैठ सकता, इस वाले केस में ना तो इधर बैठ सकता ना इधर बैठ सकता है, ठीक है, एक्स के बगल में आर नहीं बैठ सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं आर को क्रॉस लिखा, लिखने का जरूरत है, क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, क्यों टाइम खराब करूँ लिखने में, बस आर यहाँ नहीं बैठ सकता। आगे देखो आर जो एक्स के बगल में नहीं बैठा है, क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू के राइट साइड में सेकंड उस पर बैठा है, तो क्यू ये रहा, क्यू के राइट साइड में सेकंड स्थान पे 1 2 ये आर बैठा हुआ है, समझ गए, है ना। अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, देखो मैं आपको लैंग्वेज में अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजिंग हो, अगर मान लो आप लोगों को कभी भी है ना लैंग्वेज में मैं जो बोल रहा हूँ और उससे अलग कुछ मतलब लग रहा है कि सर आप लिखा ये है मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है और मेरे को गलत चीज़ें आइडिया लग रही, तो आप एक बार कमेंट में बताना कि सर ये वाला वर्ड समझ में नहीं आया, ये वाली लाइन, तो मैं लैंग्वेज में उस टाइप के जो वर्ड्स है जैसे हु एंड बट इनमें कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे ना तो उन सारे वर्ड का मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं पजल में, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, आप कहीं गलत डायरेक्शन में ना सोच लें चीज़ों को। तो एक बार अगर आप मुझे बता पाएंगे ना तीनों वीडियो के कमेंट्स में, तो मैं एनालिसिस करके फिर वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को आइडिया नहीं हो पाएगा कि भाई लैंग्वेज में हर स्टूडेंट का अलग कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो वो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। चलो आगे क्या बोल रहा था, क्यू के सेकंड राइट में आर बैठेगा, ठीक है ना, इसने बोला आर जो एक्स के बगल में नहीं बैठा है, क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भाई क्यू के दाएं इसमें देखो 1 2 यहाँ पे आ रहेगा, पर आप बताओ क्या इसमें यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता ना आर यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला केस तो खत्म, एक केस खत्म, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि क्यू के सेकंड राइट में आर आना पड़ेगा और आर तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला केस खत्म, बचा ये वाला केस ही। अब आगे इसी वाले केस को आगे बढ़ाएंगे, इसने बोला आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, अब देखो आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, तो आगे तो बैठ नहीं सकते तो पीछे बैठेंगे, 1 2 3, आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए, 2 ही बंदे बचे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं डब्लू वाई के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है ना, तो डब्लू और वाई के ठीक बाएं बैठा है, तो अभी तो ऐसा कुछ डब्लू वाई को मैं लिख नहीं सकता, तो अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा सर डब्लू भी नहीं है वाई भी नहीं है क्या करूँ, इसको साइड में लिखो, देखो साइड में लिखते समझ में आ जाएगी, इसने बोला डब्लू वाई के ठीक बाएं बैठा है, तो मान लो ये वाई है, ठीक है ना, डब्लू वाई के ठीक लेफ्ट में बैठा है ना, तो डब्लू वाई के ठीक बाएं में बैठा है, तो ये वाई हो गया, तो इसका ठीक बाएं किधर होगा, इस साइड ही होगा ना, तो ये डब्लू हो गया, ये लो जी, ठीक है ना, है ना, तो डब्लू और वाई एक साथ आएंगे दोनों के दोनों। अब आपको पता है इसमें 2 जगह तो ये खाली है, एक जगह ये खाली है, दोनों दो इन दोनों ये दोनों तो एक साथ आएंगे, तो इनको 2 जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 2 जगह तो यहीं खाली है, तो डब्लू यहाँ पे हो गया वाई यहाँ पे हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। तो बचा क्या भाई, ये तो वी था तो यू बच गया, क्या यू जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वी है वी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो आरआरबी पीओ के 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप लोग अच्छे से सुलझा के करते हो तो कहाँ अटकेगा ये क्वेश्चन, मुझे आप बताओ। इसीलिए तो मेरी उठाई जाती है, आराम से सुलझे हुए तरीके से करोगे तो इजीली हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। देखो इसके ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन में देख सकते हो, क्या है, निम्नलिखित में से कौन जेड के ठीक दाएं बैठा है,
जेड के ठीक दाएं बैठा है। जेड कहाँ है भाई, फटाफट पता करो, जेड कहाँ है इसमें। अच्छा एक जगह और बच गई ना, एक जगह और बच गई, तो ये यहाँ पे जेड आएगा, ये जगह बच गई थी ना। यहाँ पे यू को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यू यहाँ पे नहीं आ सकता ना, इसलिए यू यहाँ पे आएगा, बच गया था जेड, जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे ध्यान देना भूल गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसने क्या बोला है पहले क्वेश्चन के अंदर, इसने बोला निम्नलिखित में से कौन जेड के ठीक दाएं बैठा है। ये रहा जेड, जेड के ठीक दाएं ये वाली है, तो जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, एक्स। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वाई और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो भाई वाई और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये रहा यू, ये रहा वाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं भाई, 6 पर्सन्स, 6 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन थोड़ा जल्दी लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। इसने बोला दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है ना, सही कौन से कथन है। तो कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को पता करना है। एक्स क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना, क्यू के थर्ड राइट में बैठा है एक्स, ऐसे बोल रहा है। क्यू ये रहा, क्यू के थर्ड राइट में तो कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। पंक्ति में यू आर का इकलौता पड़ोसी है, पंक्ति में जो यू है ना वो आर का इकलौता पड़ोसी है, ठीक है ना। तो इसने बोला पंक्ति में यू है ना वो आर का इकलौता पड़ोसी है, बताओ इकलौता है कि नहीं है। ये यू है, ये आर है, आर का पड़ोसी भी और इकलौता है, दूसरा कोई पड़ोसी है ही नहीं देखो आर का, क्योंकि आगे है ही नहीं। तो ये बात सही है ना। तो यही बात सही होगी तो आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आप लोगों का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डब्लू के संदर्भ में वी किस स्थान पर बैठा है, डब्लू के संदर्भ में वी कहाँ बैठा है, ठीक है ना। तो डब्लू को देखो सबसे पहले, डब्लू ये रहा, वी ये रहा, तो डब्लू के राइट में बैठा है कि नहीं बैठा है, तो राइट में कितनी जगह पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6th राइट में बैठा है, तो बस 6th राइट में बैठा है लिखा दो, ठीक है। दाएं से छठे स्थान पे बैठा है ना, दाएं से छठे स्थान पे बैठा है। आगे जो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन जेड के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, जेड के दाएं दूसरे, ये यहाँ पे देखो ये बीच में गैप होता है कई बार, ये हटाना भूल जाते, स्पेस नहीं लगता है, तो वो देख लीजिएगा। इसमें निम्नलिखित में कौन जेड के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जेड कहाँ है भाई, ये रहा जेड, और जेड के राइट साइड यानी ये वाली साइड मेरा राइट हैंड, 1 2 कौन बैठा है, टी बैठा है दाएं दूसरे स्थान पर जेड के, है ना, टी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ये ला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई बॉक्स पजल, बड़ा डाउट होता है सर बॉक्स पजल में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बॉक्स पजल देख लेते हैं, ठीक है ना। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में कैसे कोई सीक्वेंस से नहीं करा रहा हूँ, पहले ये पहले मिक्स चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, मिक्स करते हैं और देखते हैं फिर हमें कितना हम लोग कर पाते कितना नहीं कर पाते। इस प्रश्न को पढ़ते हैं सबसे पहले। इसने बोला 6 बॉक्सेज ए बी सी डी ई एंड एफ ऑफ ऑल डिफरेंट कलर्स विच ब्लैक ब्लू ग्रीन ग्रे रेड एंड व्हाइट आर केप्ट ऑन वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोला 6 बॉक्स ए बी सी डी ई हैं और उनके अलग अलग कलर दिए गए हैं, काला नीला हरा ग्रे लाल और सफ़ेद रंग के हैं। ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि समान क्रम में हो, ये क्रम है भाई, जरूरी नहीं है कि समान क्रम में हो। सबसे निचला स्थान 1 नंबर है और इसके ठीक ऊपर का स्थान 2 नंबर, ऐसे 6 स्थान यहाँ पे बोले गए हैं। अब आ जाओ भाई, अब इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ग्रे रंग का बॉक्स सबसे नीचे, हमें सिर्फ इतना सा पता लग गया कि भाई 6 बॉक्स रखे हुए हैं नीचे से 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक, ठीक है, और इनके ये अलग अलग कलर हैं और इनके नाम भी दिए गए हैं ABCDEF, ठीक है ना। क्रम, नाम और कलर 3 टाइप के एक तरीके से वेरिएबल हो गए यहाँ पे। और फिर नीचे की इन्फॉर्मेशन से यहाँ से हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्लाइड में हमारे पास थोड़ी सी जगह निकल जाए और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ। ये हमने पढ़ ही लिया कि भाई 6 बॉक्स हैं, अलग अलग कलर हैं और ABCDEF नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को रखेंगे अगली स्लाइड के ऊपर और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो, ताकि क्या है ना हमारे पास थोड़ी सी जगह अच्छे से बच जाए। देखो भाई आ जाओ, इसने बोला ग्रे रंग का बॉक्स सबसे नीचे, ठीक है, और बॉक्स ई के ठीक नीचे रखा है। अब देखो भाई नंबरिंग लगानी है आप लोगों को, तो सबसे नीचे 1 नंबर होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर होगा
और 1 नंबर में ग्रे कलर का बॉक्स होगा। तो यहाँ पहले नाम लिखेंगे, तो नाम हमें पता नहीं है, और उसके बाद में कलर लिखेंगे ग्रे। ऐसे नहीं कि इधर नाम कहीं कभी इधर कलर लिख दिया, कभी इधर नाम लिख दिया, कभी इधर नाम लिख दिया, इधर कलर लिख दिया, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है लास्ट में क्वेश्चन करते टाइम पे। याद रखना है इसके नीचे सारे नाम आएंगे बॉक्सेस के ABCD, और यहाँ पे ही कलर आएंगे। ऐसे नहीं यहाँ पे ग्रे लिख दिया फिर अगला कलर ब्लू इस साइड लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस इसी पैटर्न पे चलना है हमें, पहले नंबर लिख दिया, फिर नाम लिख दिया, फिर कलर लिख दिया। अब इसने बोला कि सबसे जो नीचे है ना 1 नंबर पे, वो ग्रे रंग का बॉक्स सबसे नीचे है, और बॉक्स ई के ठीक नीचे रखा है। ये जो है ना बॉक्स, ये बॉक्स ई के ठीक नीचे रखा है, यानी कि ई के ठीक नीचे रखा है, इसका मतलब ई यहाँ होगा। ई के ठीक नीचे ग्रे कलर का बॉक्स है, लेकिन ई का कलर है भाई हमें नहीं पता, कर लेंगे पता आगे चल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ई न तो सफेद न ही नीले रंग का है, ठीक है ना। बॉक्स जो ई है ना, देखो यहाँ तक तो मैं वो लिखूंगा, अब इसके आगे मैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। बॉक्स जो ई है ना वो सफेद का भी नहीं है, नीले कलर का भी नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि भाई ये बॉक्स ई है वो व्हाइट भी नहीं है और नीला मतलब ब्लू भी नहीं है, ये लो नहीं है। तो ये आगे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख दी कि ये जो ई है ना, इस अब बार बार में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि व्हाइट और ब्लू नहीं होगा कौन, ई यहीं पे लिख दिया, तो बार बार में ये लाइन पढ़नी ना पड़े या कहीं मिस ना हो जाए हमसे। तो इसने बोला बॉक्स ई न तो सफेद है नहीं नीले कलर का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। आपको एक बार भी पढ़ना है एक लाइन को, मैं तो आपको समझाने के लिए 1-2 बार भी पढ़ देता हूँ लाइन को, लेकिन आपको एग्जाम में एक बार पढ़ा और यहाँ लिख दिया, बात खत्म हो गई वहीं पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। आगे आ जाओ। एक काले रंग का बॉक्स है, यह बॉक्स सबसे ऊपर की स्थिति पर रखा है, ठीक है ना। ए जो है वो काले रंग का और सबसे ऊपर रखा है, यानी कि इसके बाद में देखो 3 नंबर बॉक्स होगा कोई, फिर 4 नंबर बॉक्स होगा, फिर 5 नंबर बॉक्स होगा, उसके बाद में 6 नंबर बॉक्स होगा। 6 नंबर पे कौन रखा है, ए रखा है और उसका कलर कौन सा है, काला है। 6 नंबर पे ए बॉक्स रखा है और उसका जो कलर है ना वो आप लोगों का ब्लैक दिया गया है, यानी कि काला दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम इधर रखना है, कलर इधर रखना है, ठीक है। डी लाल रंग का बॉक्स है और सम क्रमांक वाले स्थान पर रखा है। डी लाल रंग का बॉक्स है और सम क्रमांक वाले उस पर रखा है। तो देखो सम क्रमांक वाले यही तो हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। देखो 2 नंबर पे आ सकता है, 2 नंबर पे तो ई बैठा हुआ है, 6 नंबर पे ए बैठा हुआ है। तो कैसे कहाँ पे, ए की तो सम संख्या बची हुई है, सम संख्या 2 है 4 है 6 3 ही तो है। तो इसका मतलब जो डी और लाल रंग है ना वो किस पे बैठा होगा, 4 नंबर पे बैठा होगा। तो डी यहाँ पे बैठा होगा और इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने देख लिया है ना। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोला सी न तो नीला है न ही हरे रंग का है। जो सी के बारे में बोल रहा है न तो नीला है न ही हरे रंग का है, और बॉक्स डी के नीचे रखा है। जो सी है ना वो बॉक्स डी के नीचे रखा है, और सी के बारे में एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो क्या दिया गया है, सी न तो नीला है न ही हरे कलर का है। नीला मतलब ब्लू नहीं है और ग्रीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो सी है ना वो ब्लू नहीं है और ग्रीन, ग्रीन और ग्रे में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, है ना। लिखने में कहीं शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख दो, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ब्लू और ग्रीन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। बॉक्स बी डी के आसन्न नहीं रखा है। इंग्लिश में देखो इसको, बॉक्स बी इज नॉट एडजेसेंट टू डी। तो ये एडजेसेंट और आसन्न नहीं रखा है, इसका मतलब होता है पास में नहीं रखा है, एकदम से पास में नहीं रखा है। इसने बोला बॉक्स बी डी के आसन्न नहीं रखा है। बॉक्स बी है ना वो डी के जस्ट पास में नहीं रखा है, तो डी के नीचे तो सी बैठा हुआ है, यानी कि बी यहाँ पे नहीं आ सकता 5 नंबर वाले पोजीशन पे। तो आप देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो जगह तो एक ही बची हुई है यही, तो इसका मतलब बी यहाँ आ जाएगा। अगर बी यहाँ पे आ गया तो ए की बचा है, कौन बचा है, ए बी सी डी ई और एफ बचा है, एफ यहाँ पे हो गया। अब बात आती है कलर की, आगे और देख लेते हैं। 5वें स्थान पर रखा हुआ बॉक्स हरे रंग का नहीं है। 5वें स्थान पे रखा हुआ बॉक्स, 5वें स्थान पे कौन रखा हुआ है, ये एफ रखा हुआ है, ये हरे कलर का नहीं है, यानी कि ग्रीन कलर का नहीं है, ये भाई साहब ग्रीन कलर का नहीं है। अब आ जाओ, हम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, बचा हुआ है जो भी ये लिखा हुआ है इसी के अंदर कलर निकालेंगे इनके, और क्या है, ठीक है। तो इसने देखो भाई सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा है कि भाई ये भी ब्लू नहीं हो सकता, ये भी ब्लू नहीं हो सकता, ये दोनों ब्लू नहीं हो सकते। तो ब्लू कौन होगा, सी भी ब्लू नहीं हो सकता, ई भी ब्लू नहीं हो सकता, देखो तो ब्लू कौन होगा, एफ होगा, एफ ब्लू हो गया। अब इसने बोला कि भाई साहब ये वाला भी ग्रीन नहीं हो सकता, और ये वाला तो ग्रीन मतलब ब्लू हो ही गया, तो ये वाला ग्रीन नहीं हो सकता, तो ग्रीन कौन होगा, ये होगा। बचा एक कलर, बोला ये व्हाइट नहीं होगा तो ऊपर वाला व्हाइट हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी वैसे हमें, ये लो
ये लो आपका बॉक्स पजल, इतना से लिखने पे बस समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इतना दिमाग लगाने वाली बात ही कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। बस आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द ब्लू बॉक्स इज कैप्ट एट द पोजिशन। नीले रंग का बॉक्स स्थान पर रखा है। नीले रंग का बॉक्स कौन से स्थान पर रखा है भाई? नीले रंग का देखो ब्लू बॉक्स 5वें स्थान पर रखा है ना, ठीक है। तो आपको बोलना है यहाँ पे 5वें स्थान पर, ठीक है, 5वें स्थान पर रखा है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, डी और हरे रंग के बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? डी और हरे रंग पे, यानी डी और ग्रीन के बीच में, है ना। तो डी ये रहा और ग्रीन कहाँ है? ये रहा। तो डी और ग्रीन के बीच में तो एक ही बॉक्स रखा हुआ है, ये 3 नंबर, ठीक है ना। तो डी और ग्रीन के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स तीसरे स्थान पर रखा है? तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा है? देखो भाई, तीसरे स्थान पर रखा है सी और वाइट, यानी कि या तो सी है या वाइट है, ठीक है। तो सी वाइट रखा है तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे देखा हरा बॉक्स नहीं है, एफ भी नहीं है, बी भी नहीं है, नीला भी नहीं है। तो यानी कि सी और वाइट में से कुछ भी नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बड़ी आसान सी बॉक्स पजल थी। अब आ जाते हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर कुछ लोगों को इसने बिठा रखा है, यानी कि एक आप लोगों का स्क्वायर वाला सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है। देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ई एफ जी एच एस टी यू और वी 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्गाकार मेज के कोनों में, जबकि 4 चारों भुजाओं के बीच में बैठे हैं। तो वर्गाकार में क्या होता है भाई? ये वर्गाकार है, ठीक है ना। ये तो कोने हो गए भाई, है ना। और 4 ऐसे क्या हो गई? भुजा। भुजा का मतलब ये भुजा हो गई, इसके बीच में बैठे हैं। ये तो कोने हो गए 4, ये तो कोने हो गए, और ये भुजाओं का बीच हो गया जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दिया गया कि भाई 4 लोग तो कोने पर बैठे गए हैं और 4 लोग भुजाओं के बीच में बैठे गए हैं। सर्कुलर में इसमें यही एक चीज़ है, सर्कुलर में कोई कोना नहीं होता, स्क्वायर में एक कोना हो जाता है बस। आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसने बोला कि जो चारों कोनों में बैठे उनका मुख्य केंद्र की ओर, यानी सेंटर की ओर फेसिंग, यानी कि ये जो 4 लोग जो कोने पे बैठेंगे ना, इनका मुख किधर है? सेंटर की ओर है, ये अंदर की साइड है। आगे क्या बोल रही है, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे उनका मुख बाहर की ओर, यानी कि ये जो बीच में जो लोग बैठे हैं ना, इनका फेसिंग किधर हो जाएगा? बाहर की साइड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करना है ना। तो ये छोटा सा मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बना के बताया। अब देखो उसके बाद में आता है एस, एस ई तथा वी दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है। तो अब मैं ना, क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाली ये जो 4 लाइन थी ना, इन 4 लाइनों में क्या दिया गया है कि भी एक वर्गाकार के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं, उन चारों का नाम ये ई एफ जी एच एस टी यू वी है, और जो कोने पे बैठे हैं उनकी फेसिंग सेंटर की ओर है, और जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनकी सेंटर बाहर की। तो हमारे ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये मैं हटा रहा हूँ, अंग्रेजी में भी ये 4 लाइन हटा रहा हूँ। ये पीछे वाली इस स्लाइड पे रहेगी, हमने पढ़ी ली, क्योंकि जगह ही नहीं है। देखो कहाँ पे बनाऊंगा सर्कल, और छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। इसलिए ये 4 लाइनें हटा के जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, एस ई वी, ये वाली लाइन से, यहाँ से और यहाँ से मैंने क्वेश्चन को ले लिया। इन 4 लाइनों को एक बार के लिए हटा दिया। हमें देखना होगा तो हम पीछे की स्लाइड पे आके देख लेंगे। काम में हमारे यही वाली चीज़ें आने वाली, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें बनाना है हमारा एक रेक्टेंगल। तो भाई साहब रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बना दिया भाई रेक्टेंगल, ठीक ठाक सी साइज का बना लेते हैं। इसमें क्या है? 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लोग हैं इनकी तो फेसिंग अंदर की ओर है, तो बनानी पड़ेगी भाई, अलग अलग होती है तो बना दिया करो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो कौन किधर है। और ये चारों के चारों किधर देख रहे हैं? बाहर की साइड देख रहे हैं। अब देखेंगे इसमें क्या करना है और आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस ई तथा वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एस जो है ना वो ई और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एक भाई कोई भी एक बंदा होता है, उसके बीच में 2 लोग भाई एक बंदा कहीं पर ही बैठा है, यहाँ बैठा हो, यहाँ कहीं पर बैठा हो, उसके 2 पड़ोसी होते कि नहीं होते? निकटतम पड़ोसी 2 ही होते हैं उसके। तो इसने बोला है कि जो एस है ना, एस ई तथा वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है ना। तो एस के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? ई और वी है। एस के दोनों साइड बैठेंगे ई और वी। तो जब भी आपको ऐसा बोले तो आप कहीं पर भी मान सकते हो, इसके अंदर तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब दिक्कत ये है कि सर एस कोने पे बैठा है, बीच में बैठा है। अगर मैं यहीं से अगर मैं देखना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई किस साइड में बैठा है?
एस सेंटर की ओर देख रहा है, बाहर देख रहा है, ये तो अभी तक नहीं पता, तो इसमें तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। कौन कहाँ पे बैठेगा, तो अभी अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर निकटतम पड़ोसी तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है। भाई अनसर्टेन इसलिए क्योंकि फेसिंग नहीं पता अभी तक, तो आगे पढ़ते हैं एक बार के लिए। लेकिन देखो वैसे तो साइड में लिख लेना चाहिए था हमें ये, लेकिन आगे वाली लाइन में मुझे एस दिख रहा है, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं हुई, कुछ और दिया होगा इसके बारे में। एस मेज की एक भुजा के बीच में बैठा है। भाई इसने साफ साफ बोल दिया कि एस जो है ना वो मेज की एक भुजा के बीच में बैठा है, तो मैंने एस को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब मैंने एस को यहाँ पे भुजा के बीच में बिठा दिया, तो अब मुझे पता है कि एस की डायरेक्शन बाहर की साइड है, फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसने बोला था कि जो एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, ई और वी, तो ई और वी में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा करो हमेशा के लिए, इसमें दो केस नहीं बनाने, क्योंकि स्लेस लगा के लिख दिया, जो भी हटेगा उसको हटा देंगे। ई और वी में से एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा। जब भी इस टाइप की कोई चीज़ें हो ना, तो आप इस तरीके से बनाया करो। एक मिनट रुको यार, ये पेन की क्या हो गया है ना। तो ई और वी में से एक बंदा यहाँ पे बैठेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या बोला, ई तथा एच के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अब इसने बोला ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब कंफ्यूजन ये है कि ई और एच के बीच में एक व्यक्ति को बैठाने के लिए मुझे ये नहीं पता इधर बैठा है ई है इधर बैठा है। तो अब मेरे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे दो केस बनाना फायदेमंद रहेगा। क्यों रहेगा दो केस बनाना फायदेमंद रहेगा? क्योंकि भाई ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो मैं यहाँ पे एच को बिठाऊं या यहाँ पे एच को बिठाऊं? लेकिन इस इंफॉर्मेशन से केस किस तरह बन रहे हैं? केस दो ही बन रहे हैं, इसलिए मैं इस इंफॉर्मेशन को क्या कर लूंगा, काम में ले लूंगा। अगर दो से ज्यादा बनते तो मैं एक बार के लिए इसको स्किप करता, इसको साइड में लिख लेता। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दूसरा केस फिर से बना रहा हूँ इसको। ये आप लोगों का एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें भाई सब 8 लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं, है ना। इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ, ये लो, है ना। अब इसमें देखो एस तो यहीं पे बैठेगा। अब इसमें मैं एक केस में तो क्या मान लेता हूँ, एक केस में तो ई को इधर मान लेता हूँ। जैसे मान लिया भाई इसमें ई को यहाँ पे मान लिया, तो वी यहाँ पे नहीं होगा, तो वी यहाँ नहीं होगा, तो वी यहाँ पे होगा। और इस वाले में क्या मान लेता हूँ, वी को यहाँ मान लेता हूँ, ई को यहाँ मान लेता हूँ। दो केस बनेंगे। अब अगली लाइन में इसने क्या बोला, ई तथा एच के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर ई यहाँ है तो एच एक व्यक्ति छोड़ के एच यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें ई यहाँ है तो एक व्यक्ति छोड़ के एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ठीक है ना। अब ना तो यहाँ यू है ना यहाँ टी है, कुछ भी अभी नहीं पता है। तो अगर इसमें रखने जाओगे तो रख सकते हो क्या, तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते इस इन्फॉर्मेशन को। ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे, बाद में इसको दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं, इसको साइड में लिखना है। ठीक है ना, साइड में इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में या किसी भी तरीके से आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। तो इधर मैं इस साइड में कहीं कहीं साइड में ऊपर लिख देता हूँ। इसने क्या बोला, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। तो यू के सेकंड राइट में टी बैठा है। ऐसे लिख देंगे तो इसका इससे ही समझ में आ जाएगा हमें कि यू के सेकंड राइट में टी बैठा है। अब क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको साइड में लिख के छोड़ दिया, आगे कभी भी काम में आएगा तो देख लेंगे। इसने बोला यू ई तथा वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसके बारे में बोल दिया, यू के बारे में। ई तथा वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है, यू। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ यू नहीं आएगा। यू एक तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, और वी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ भी नहीं आ सकता है इस वाले केस में, और यहाँ नहीं, क्योंकि यू जो है ना वो वी और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लिख दिया, भाई डायग्राम में लिख दी इस इन्फॉर्मेशन को। अब देखो जब आप लोगों ने यू को यहाँ पे नहीं लिखा तो यू के देखो दो स्थान कैंसिल यहाँ पे हो गए, दो स्थान कैंसिल यहाँ पे हो गए। अब आपको पता है यू के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया था, तो इसको रख के देख लेते एक बार अगर जुगाड़ बैठता है तो। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो सारे बैठे हुए हैं, यू की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है, दो ही जगह हो सकती है। तो दिमाग में सोचो, अगर यू यहाँ बैठेगा तो उसके सेकंड राइट में टी को बैठाना, तो यू यहाँ बैठेगा तो सेकंड राइट क्या होगा भाई, सेंटर फेसिंग है ना यू की। यहाँ पे अगर यू यहाँ पे बैठेगा तो सेंटर फेसिंग है। अगर इसकी सेंटर फेसिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। ये तो याद करता हूं मैं, एक ही चीज याद करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चला तो यानी ये वाली दिशा 1 2, यहाँ पे तो पहले से एच बैठा है। तो अगर यू यहाँ पे आया तो राइट सेकंड में एच बैठा हुआ है पहले से ही, तो टी तो बैठ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब यू यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो यू इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है। और तो कोई जगह नहीं बची। एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, ब्लैक टू ब्लैक मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब यू यहाँ आ सकता है,
क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि टी बैठा है राइट में। अब यहाँ आ गया यू, तो इसकी यहाँ आएगा तो फेसिंग बाहर की साइड है। बाहर की साइड जब फेसिंग होती है तो राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलो भाई, ठीक है ना, राइट का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो सेकंड राइट में चलना है, 1 2, तो यहाँ पे तो देखो यू तो नहीं आ सकता लेकिन टी तो आ ही सकता, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें तो यही केस बना है। उसमें भी चलते हैं भाई, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू या तो यहाँ आ सकता है या यू यहाँ आ सकता है। मैं पहले यहाँ मान लेता हूँ, अगर यू यहाँ आता है तो ये सेंटर की साइड फेसिंग है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊँगा तब जाके राइट होगा। तो यू अगर यहाँ बैठता है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलूंगा, तो 1 2, यहाँ तो वी पहले से बैठा है तो टी कहाँ आएगा, इसका मतलब यू यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब यू यहाँ पे आएगा। यू यहाँ आएगा तो आप देखिएगा यू की फेसिंग इधर है, बाहर की साइड है। बाहर की साइड का मतलब राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इधर जाना पड़ेगा 1 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे टी आ जाएगा। समझ गए ना। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन काम में लेते हो ना, साइड वाली एक्स्ट्रा वाली, इसको काट दिया करो। क्यों काटा है, ताकि पेपर पे आपको पता लग जाए ये काम में आ गई, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है ना। क्योंकि बहुत बार बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी जाती है। अब आप इन्फॉर्मेशन को देख रहे हो कि कौन सी, अगर आप लोगों ने क्रॉस मार रखा होगा तो आपको ये आइडिया रहेगा, इस पर दिमाग नहीं लगाना, कहीं फंस जाओगे। तो जो बची हुई इन्फॉर्मेशन उन्हीं में से कुछ करना है, इसलिए जैसे ही काम में आ जाए ऐसे काट दिया करो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है ना वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ ना तो एफ है और ना जी है, तो इसने बोल दिया कि एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं। तो आप इसको साइड में लिख दो कि भाई ये मान लो जी हो गया, ठीक है, तो एफ इसके बगल में नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है, तो ये साइड में लिख दिया मैंने। तो जब एफ और जी आएंगे तब का तब उनका सेटलमेंट करेंगे। इसके बाद में इसने बोला जी यू की विपरीत दिशा में देख रहा है। इसने बोला जी यू की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अगर कोई अंदर देख रहा है तो विपरीत का मतलब वो बाहर की साइड देख रहा है, नहीं कोई सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका विपरीत का मतलब आउटसाइड सेंटर। बस ये होता है, उसका मतलब आगे समझाया भी गया है। यदि यू का मुख केंद्र की ओर है तो जी का मुख केंद्र के बाहर की ओर होगा, और यू का मुख केंद्र की बाहर की ओर है तो जी का मुख केंद्र की ओर होगा। तो ये इसमें समझाया गया। तो बस एक ही बात है, जी यू की विपरीत दिशा में देख रहा है। जी जो है ना वो यू की विपरीत दिशा में देख रहा है, यानी कि यू अगर आउटसाइड सेंटर है तो जी की फेसिंग किधर होगी, सेंटर की साइड होगी। जी की फेसिंग किधर होगी, सेंटर होगी, क्योंकि यू की फेसिंग आउटसाइड सेंटर है दोनों डायग्राम में, तो जी की फेसिंग सेंटर होगी। इस डायग्राम से मुझे पता लग गया। अब मेरा क्वेश्चन का मामला खत्म। अब मेरे को इसी में देखना है क्या कर सकता हूँ मैं। अब देखो कितनी जगह खाली रह गई इसमें। एक तो ये वाली जगह खाली रह गई, एक ये वाली जगह खाली रह गई, और क्या खाली रह गया, और कुछ भी खाली नहीं रह गया। ये 2 जगह यहाँ पे क्या हो गया, खाली रह गया, है ना। तो अब आप इसमें एक जगह तो एफ आएगा और एक जगह जी आएगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इन दोनों जगह में एक जगह तो एफ आएगा और एक जगह जी आएगा। अब जी की फेसिंग किधर है, सेंटर की साइड है, तो जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो आउटसाइड है, तो जी यहीं पे आएगा। बचा कौन, एफ, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये भी देख लेना कहीं जी और एफ बगल में पड़ोसी तो नहीं है, नहीं है साहब, इसलिए बैठ गया। उधर चला गया मैं, उधर मैंने देखा 2 जगह खाली पड़ी है, ये एक और ये 2 ही जगह खाली पड़ी है। इसने बोला जी की फेसिंग सेंटर की साइड है तो जी तो यहीं बैठेगा भाई, सेंटर के लिए एक ही जगह खाली पड़ी है, जी यहाँ बैठ गया। तो भाई एक जगह ही बची, कौन बचा, एफ बचा। तो एफ को तो यहीं पर आना पड़ेगा ना, लेकिन फिर देखना जी के बगल में एफ नहीं आ सकता और ये तो जी के बगल में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला केस कैंसिल। देखो लास्ट स्टेप पे जाके कैंसिल हुआ है, ये वाला आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं साफ सुथरा अगर मैं बना के आप लोगों को दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मैं इनको हटा देता हूँ, आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको साफ सुथरा डायग्राम दिख जाए। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ये लो, ये लो जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम बन गया। आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एफ। एफ के राइट साइड से काउंट करना है और एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है, ठीक है ना। किधर से काउंट करना है, एफ के राइट साइड से, ठीक है ना। एफ कहाँ है भाई, एफ ये रहा, एफ की फेसिंग बाहर की साइड है, इसका मतलब इसका राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। इसका राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, नहीं इधर जाना पड़ेगा। एफ के राइट साइड में गया तो 1 2 बंदे बैठे हैं एफ और जी के बीच में, राइट साइड यही होगा ना, तो 1 और 2 बंदे बैठे हुए हैं। एफ के राइट साइड से होते हुए जी तक गया तो यहाँ पर बोला गया कितने बंदे हैं भाई, कलर चेंज क्या हो गया, 2 बंदे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ। एफ के बारे में इनमें से कौन सी जानकारी सही है पूछा गया। एफ तथा एच के बीच केवल सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो एफ और एच के बीच देखो 3 लोग बैठे हैं क्या, एफ और एच तो बगल में बैठे हैं, देखो इधर उधर बगल में बैठे हैं,
तो एफ और एच के बीच में 3 लोग नहीं बैठे। अब आप देखो दूसरा केस अगर कोई गलती से सही कर लेता ना, तो एफ और एच के बीच में यहाँ भी 2 बैठे तो भी नहीं होता। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन सेट करके देता है कि अगर गलत वाला कोई सही मान के बैठ जाए तो वो इस ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में फंस जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। एफ किसी भुजा के मध्य में बैठा है, तो कहाँ बैठा है एफ देखना। अब मेरे को तो पीछे करके देखना पड़ रहा है, आपके सामने तो पेपर होगा तो आप तो फटाफट कर लोगे। एफ कहाँ बैठा है, भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। एफ किसी भुजा के मध्य बैठा है तो ये सही है, तो बस आगे कुछ चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो एफ भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, तो एफ भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी तीनों, क्योंकि एक ही सही होना है इनमें। तो चलो आगे आ जाओ। हु इज सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है। देखो भाई एच कहाँ है, एच ये रहा, अंदर की साइड देख रहा है एच, तो इमीडिएट राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। भाई सेंटर की ओर देख रहा है ना, सेंटर की ओर देखेगा तो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक ही तो चीज़ याद करनी है, सेंटर एंटी क्लॉकवाइज राइट, ये याद करना। इसके अलावा तो सारी चीज़ें कैसे याद होती है मैंने शुरू में समझा दी थी। तो एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एफ। ये लो जी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, निम्न में से एच के कौन तुरंत दाएं स्थान पर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। अब इन 4 में से 4 तो एक जैसे हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, एक बोला नहीं है, और एक अलग है, तो इसमें तो फेसिंग ही हो सकती है। फेसिंग वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर में फेसिंग ही होगी। ठीक है ना, तो इनमें से 4 की फेसिंग तो एक साइड होगी और एक की अलग होगी। जैसे एच वी जी बोला है ना, तो एच वी जी में देखते हैं। देखो एच भी अंदर देख रहा है, वी भी अंदर देख रहा है, जी भी अंदर देख रहा है, तो एक ई और होगा उसमें, देखना। ठीक है, कहाँ गया, हाँ एच वी जी और एक ये ई हो गया। ये सारे किधर देख रहे हैं, ये सारे सेंटर फेसिंग है, तो टी किधर है, आउटसाइड फेंसर होगा, आउटसाइड फेसिंग होगा। देख लो, ये देखो ये टी है ना, ये तो आउटसाइड फेसिंग है और बाकी सारे सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो अलग कौन हुआ, टी हुआ। तो ये आपका, ये बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या, आपका आंसर हो गया टी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसमें बोले हाँ ये भी हो गया था वैसे, इसमें आंसर टिक नहीं किया। आगे देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू ई। ठीक है ना, ई के संबंध में यू का स्थान क्या है, तो ई से यू देखो भाई, ई से यू, ई ये रहा और यू ये रहा, तो अंदर की साइड फेसिंग है ये, तो नज़दीक में लेफ्ट से जाएंगे, क्लॉकवाइज अगर जाता हूँ तो लेफ्ट है, तो 1 2 3 लेफ्ट में थर्ड है। ठीक है, राइट में जाऊंगा तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो राइट में 5 लेफ्ट में थर्ड, देख लेते कौन सा ऑप्शन है, राइट में 5 और लेफ्ट में थर्ड। ठीक है ना, बाएं से तीसरा, देखो ये रहा ना, लेफ्ट से थर्ड, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, अब 2020 में आया हुआ एक प्रश्न और देखते हैं भाई, फटाफट। पजल का आ गया, 2 सिटिंग अरेंजमेंट आ गए, 2 पजल आ गई, इसको पढ़ते हैं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों अर्थात ए बी सी डी ई तथा एफ जी एच का जन्मदिन विभिन्न महीनों अर्थात अप्रैल जून जुलाई तथा अगस्त में होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में विभिन्न तिथियों 9 तथा 16 को, यानी 8 लोग हैं, 4 महीने दिए गए, अप्रैल जून जुलाई और अगस्त, है ना। इसमें अलग अलग तारीख दी गई है 9 और 16, यानी कि एक बंदे का जन्मदिन 9 अप्रैल को है, उसके बाद में 16 अप्रैल को है, फिर 9 जून को है, फिर 16 जून को है, फिर 9 जुलाई को है, फिर 16 जुलाई को है, फिर 9 अगस्त को है, फिर 16 अगस्त को। इस तरीके से 8 लोग हैं, 8 लोगों का 4 महीने में 9 तारीख और 16 तारीख के हिसाब से यहाँ पे क्या है, जन्मदिन आपको दिया गया है। चलो इसके बाद में देखो आपका बोला गया है ई का जन्मदिन उसी महीने में होता है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं। इस तरीके से यहाँ से काम की इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है, तो 2 लाइन स्किप कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश के अंदर ये 3 लाइन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, इसमें सिंपल सी 8 लोगों के नाम दे दिए गए, ABCDFGH इस तरीके से नाम दे दिए गए हैं, और उसके बाद में बोला गया है कि भाई ये 4 महीने हैं, अप्रैल जून जुलाई अगस्त। ठीक है, इनके अंदर 9 तारीख और 16 तारीख, तो ये तो हमें याद ही रह जाएंगे। तो ये वाली लाइन 3 और ये वाली इसके अंदर ये वाली 2 लाइनें, ये मैं हटा के अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने के लिए जगह भी मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है,
तो ये मैंने वहाँ से आप लोगों का थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे लिख दिया। जैसे भी जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप टेबल बना लिया करो। सबसे पहले महीना लिखो भाई, महीना कौन सा है, अप्रैल से स्टार्ट है ना, तो अप्रैल है ना, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई, और उसके बाद में अगस्त। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइनें बना दी। थोड़ी सी नीचे जगह रखने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट रुको भाई। ये जुलाई हो गया, ये आप लोगों का अगस्त हो गया है ना, इसको यहाँ से मिटा देंगे। अब यहाँ से 2-2 डेट हैं है ना, तो 2-2 डेट हैं तो हर उसके कॉलम के 2 हिस्से हो जाएंगे। इस तरीके से हिस्से कर लीजिएगा आप लोग। एक 9 तारीख पहले, उसके बाद में एक 16 तारीख, फिर 9 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर 9 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर 9 तारीख, फिर 16 तारीख। लेकिन ये महीनों को सीक्वेंस में रखना है भाई, पहले वाला फिर बाद में, ऐसे नहीं कि ऊपर अगस्त को लिख दिया फिर जून लिख दिया, ऐसे उल्टा सीधा नहीं। इस तरीके से टेबल बना ली हम लोगों ने। फिर आगे जो जो नाम होंगे वो लिखेंगे, नाम ही तो लिखने। तो ऐसे में भाई नाम लिखने तो 2-3 केस तो बनने ही बनने, तो 2 केस मैंने मान के चल लिया। आगे मैं इधर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिखो तब भी थोड़ी बहुत जगह छोड़ दिया करो इधर साइड में, ताकि आप लोगों को अगर थर्ड केस, क्योंकि इसमें देखो इन्फॉर्मेशन एक ही है कि वो कितने लोग, और महीने देखेंगे तो इसमें देखो 30 दिन होते हैं, इसमें भी 30 दिन होते हैं, और इन दोनों में 31 दिन होते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ई का जन्मदिन उस महीने में होता है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं, यानी कि 31 जुलाई या अगस्त में होगा, इसका मतलब जून और अप्रैल में नहीं होगा, इसमें नहीं होता है। तो आप हमेशा भाई, आप कहाँ इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे ई का जन्मदिन जुलाई और अगस्त में होगा, कैसे लिखोगे इसको साइड में, या फिर इसके 4 केस बनाने बैठ जाओगे, एक इस डेट को, एक इस डेट को, एक इस डेट को, एक इस डेट को, कैसे बनाओगे? ऐसे तो करेंगे नहीं हम लोग, 4 केस बनाने बैठ जाएंगे, कम से कम केस में क्वेश्चन को करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को नेगेटिव में लिख दो कि भाई इसने बोला कि जुलाई अगस्त में मान लो होगा, तो कब नहीं होगा। ई आप लोगों का यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 30 दिन वाले महीने में उसका जन्मदिन नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया। ठीक है, ई तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है। अब देखो, ई और जी के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है, कुछ लिख सकते हो आप? ई और जी के बीच में कुछ आपको पता है? ई और जी का कुछ भी नहीं पता। ई और जी के बीच में एक व्यक्ति, अब आप देखो, 1 मिनट, इसको मैं साइड में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। एक बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बहुत सारे क्या है ना, आप जब ऐसे चीज़ों को अरेंज करके लिखते हो ना, कलर्स भाई साफ साफ दिख जाए चीज़ों को, इसलिए मैं कलर्स का ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। इसने बोला कहाँ चला गया भाई, ई तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ई और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, जी भी ऊपर हो सकता है, ई भी ऊपर हो सकता है। देखो अब ई देखो ऊपर तो हो नहीं सकता, लेकिन ई यहाँ भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठाओ ई को, और उसके बाद में ई और जी को ऊपर नीचे भी करो, तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, हमने साइड में लिख दिया, बात खत्म। इसके बाद में क्या लिखा, सी का जन्मदिन ई के ठीक पहले आता है। सी का जो जन्मदिन है ना, वो ई के ठीक पहले आता है, यानी सी और ई ऐसे लगातार आएंगे। सी का जन्मदिन ई के ठीक पहले आएगा, इसको भी साइड में लिख दिया मैंने। ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते जाओ, साइड के अंदर लिखते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक मैं इसमें से कुछ भी नहीं रख सकता यहाँ पे, जब रख पाऊंगा तब देखूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केसेस बन जाएंगे अगर रखूंगा तो। सी तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। अब देखो, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन है, यहाँ पे से भी कुछ नहीं कर सकते। सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन है, और ये भी देखो ऊपर आपस में चेंज हो सकता है, तो इसमें भी अभी तक कुछ नहीं कर सकते। कहाँ रखोगे इनको, कितने सारे केसेस बन जाएंगे, तो लिखते चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से। उसके बाद बोला डी का जन्मदिन जी के पहले आता है, लेकिन सी तथा जी के ठीक बाद नहीं आता है। तो इसने बोला डी का जन्मदिन जी से पहले आता है, तो इसको ऐसे लिखा करो, जी से जस्ट पहले आता है, ऐसे नहीं बोला इसने। ऊपर वाले लाइन में देखो भाई, यहाँ क्या बोला था, सी का जन्मदिन ई के ठीक पहले आता है। ठीक पहले आने का मतलब तो ये होता है कि भाई ई से जस्ट पहले आ गया, लेकिन इसने क्या बोला, कहाँ चला गया, डी का जन्मदिन जी के पहले आता है। ठीक है, पहले जस्ट पहले आ रहा है या कब आ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन पहले आ रहा है। ठीक है ना, तो डी का जन्मदिन जी से पहले आ रहा है, तो डी का जन्मदिन जी से पहले आ रहा है, तो तीर लगाने का मतलब ये हो गया कि जी से पहले तो आ रहा है, लेकिन कितना पहले आ रहा है हमें नहीं पता। एक भी ऊपर हो सकता है, 2 भी ऊपर हो सकता है, ऊपर की साइड आएगा, क्योंकि डी पहले आएगा जी से, तो जी नीचे आएगा, डी उसके ऊपर ही ऊपर आना है।
चलो, तो इस तरीके से मैंने तीर का मतलब हो गया कि भाई कुछ पता नहीं है हमें। उसके आगे बोला लेकिन सी तथा जी के ठीक बाद नहीं आता है। ठीक है, तो सी तथा जी के, सी और जी में से किसी के भी ठीक बाद में डी का जन्मदिन नहीं आता है। तो यानी कि ये लगातार नहीं आ सकते, क्रॉस लगा दिया भाई, सी और जी के ठीक बाद में डी नहीं आएगा, बस ऐसे लिख दिया इसको। अब और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो साइड में यहाँ कहीं लिखेंगे भाई, और क्या उपाय हो सकता है, जगह तो बची नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। डी तथा ए के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है। डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है। तो डी और ए के बीच में भी एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है, और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है कौन पहले है कौन बाद में। आगे देखो भाई, एच का जन्मदिन, एच का जन्मदिन जी के महीने में नहीं आता है, यानी एच और जी का एक ही महीने में जन्मदिन नहीं आएगा। तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या करूं। एच और जी का जन्मदिन सेम मंथ में नहीं आ सकता, सेम मंथ में नहीं आ सकता, तो ये क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, सेम मंथ में नहीं आ सकता भाई। ठीक है, आगे चलो, ये ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म होती है भाई, ऐसे लिखोगे तो आपका क्या है ना, क्वेश्चन को अभी तक देखो कुछ आइडिया तो लगा नहीं है, तो कहाँ से क्या करेंगे। जी का जन्मदिन उस महीने में नहीं होता है जिसमें 30 दिन है। ठीक है, तो जी का जन्मदिन 30 दिन वाले महीनों में नहीं है, नहीं जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ भी नहीं हो सकता, जी यहाँ भी नहीं हो सकता, और जी यहाँ भी नहीं हो सकता। अभी तक भी कुछ आइडिया नहीं लगा है, जो जो पता लग रहा है लिखते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि आप लोग अगर ऐसे लिखोगे नहीं तो फिर तो मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप। हो सकता है यहाँ से कैसे ज़्यादा बना के स्टार्ट कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं मिला है जहाँ से हम लोग एकदम सीधा सीधा स्टार्ट कर पाए, तो इसलिए साइड में लिख रहे हैं। ए डी के पहले अपना जन्मदिन मनाता है। ठीक है ना, इसने बोला है ए डी के, अच्छा ये लाइन खाली रह गई, ये आगे यहाँ पे कंटिन्यू, ए डी के पहले अपना जन्मदिन मनाता है, यानी ए का जन्मदिन डी से पहले आता है। लेकिन देखो यहाँ पे तो हमने ऐसे लिखा था, तो इसका मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है, ये तो बीच में है तो ए की, लेकिन ए का जन्मदिन पहले आ रहा है डी से, तो ए ऊपर आएगा, फिर एक बंदा आएगा, फिर डी आ जाएगा, तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। अब तो इसको काट दिया कि भाई ये तो यूज आ गया, और इसमें हमें पता लग गया कि ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ए ऊपर ही होगा, इसने ये बोल दिया, तो ये ऐसे लिख दिया उसको काट के इन्फॉर्मेशन को। आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, शुरू में तो हमें पता नहीं चलेगा भाई डी ऊपर आएगा ए आएगा, क्योंकि पहले उसने कुछ बोला है फिर कुछ बोला है, इसलिए बाद में इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है डी का जन्मदिन सम संख्या वाली तिथि को नहीं होता है। डी का जन्मदिन सम संख्या वाली तिथि को नहीं हो सकता, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता, 16 तारीख को नहीं हो सकता है डी का जन्मदिन, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने लिख दिया इसको। उसके बाद में बोला बी का जन्मदिन अगस्त में होता है और जी के ठीक पहले तथा ठीक बाद नहीं आता है। इसने बोला बी का जन्मदिन अगस्त में होता है, तो बी का जन्मदिन अगस्त में, यानी या तो अगस्त की 16 तारीख को होगा या 9 तारीख को होगा। तो इसमें दो केस बन गए, बी का जन्मदिन तो या तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट रुको यार, कलर दूसरे में लिखेंगे इसको, ठीक है, ताकि दिख जाए बी का जन्मदिन अलग से ही दिख जाए भाई क्या लिख रहे हैं। बी का जन्मदिन या तो 16 अगस्त को होगा या 9 अगस्त को होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। इसने बोला अगस्त के महीने में होगा, लेकिन उसके बाद इसने एक चीज़ बोली है, और जी के ठीक पहले तथा ठीक बाद नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस वाले केस में ना जी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, और इस वाले केस में जी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, आपको ये दिमाग के अंदर सोचना है। यानी कि ये दो केस बने, इसमें जी, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है ना, यहाँ पे जी नहीं आ सकता। ठीक है, तो भाई इसमें ऊपर तो 4 जगह जी, इसके 2 केस बन गए, देखो यहाँ भी जी आ सकता है, यहाँ भी जी आ सकता है, तो एक केस और बना दो साइड में, ऐसे बन सकता है भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तीसरा केस ऐसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है, मैंने बोला सिंगल इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे तो है नहीं ये डॉक्टर है ये सब दिया है, सिंगल इन्फॉर्मेशन ने थर्ड केस भी बना लिया। तो यहाँ मान लो बी बैठा, लेकिन कॉन्फिडेंस है ना कि फिक्स हमें पता लग गया बी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी यहाँ बैठा, तो एक केस में तो मैंने मान लिया भाई जी, इसने बोला कि जी बगल में नहीं आ सकता, ठीक पहले या बाद में नहीं आ सकता, तो बी के बाद में जी यहाँ नहीं आ सकता, तो एक बार मैंने जी को यहाँ मान लिया और एक बार मैंने यहाँ पे मान लिया, ऊपर तो देखो जी आ ही नहीं सकता कहीं पर। ठीक है, और इस वाले केस में यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, तो केवल यहीं आ सकता है, और कहीं तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जी को यहाँ पे बिठा के 3 केसेस बना लिए। जैसे ये 3 केसेस बनाए, तो जी को हमने क्यों बिठाया, क्योंकि पता है जी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और भी हमारे पास है, तो अब आगे बढ़ते जाते हैं और यूज करते जाते हैं जैसे जैसे लिखा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार में। इसने बोला ई और जी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो जी यहाँ बैठा है, तो एक व्यक्ति नीचे तो पहले बी बैठा ही है, तो ई और जी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो यानी कि नीचे तो बी बैठा है एक छोड़ के, यहाँ छोड़ के हम लोगों को कहाँ बिठाना पड़ेगा, ई को बिठाना पड़ेगा, लेकिन देखो ई तो यहाँ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये केस कैंसिल। देखो केस फटाफट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सही जगह से स्टार्ट करोगे तो फटाफट हो जाएंगी चीज़ें, है ना। उसके बाद में देखो इसमें स्टार्ट करो, ई और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो नीचे तो देखो
बी बैठा हुआ है पहले से। ऊपर की साइड जाओगे यहाँ करके यहाँ बिठाओगे तो ई तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ये वाला केस भी कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब इसने बोला कि ई और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो यहाँ देखो यहाँ बैठ सकता है, ऊपर तो बैठेगा ही नहीं क्योंकि ई बैठ ही नहीं सकता ऊपर, तो ई और जी के बीच में एक व्यक्ति बिठा दिया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन यूज में ली काट दो उसको, सी ई के जस्ट ऊपर आएगा, ई के जस्ट ऊपर आएगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा, काट दिया इसको। सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा तो नीचे की साइड तो बैठ नहीं सकता, तो देखो एक व्यक्ति छोड़ के एक, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया, इसको काट दो। जी के ऊपर डी बैठेगा तो जी के ऊपर की साइड में डी बैठेगा, इसने बोला है, तो देखो डी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो या तो डी यहाँ बैठेगा या डी यहाँ बैठेगा। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, तो डी के लिए दो जगह आ गई, लेकिन डी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन देखो भी, और कुछ बोला गया है कि डी के बारे में बोला सी और जी के नीचे डी नहीं बैठेगा, बिल्कुल नीचे, तो सी और जी के तो बिल्कुल नीचे डी बैठ भी नहीं रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो कोई काम की नहीं है, ऐसे ही दे रखी है तो कोई काम की नहीं है, तो भी लेकिन हमें पता है कि डी ये दो जगह पे आ सकता है। अभी डी के बारे में और कुछ देख लो, क्या पता दो केस ना बनाना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डी के बारे में मैंने देखा ए के नीचे एक आदमी छोड़ के डी आएगा, तो मान लो अगर मैं यहाँ डी को बना देता हूँ तो डी के ऊपर आएगा ना है, तो फिर ए को कहाँ लेके जाओगे आप ऊपर, तो यहाँ तो डी आ ही नहीं सकता क्योंकि ए ऊपर आना है, तो ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है इसके, इसलिए क्या करूंगा मैं डी को यहीं पर बिठाऊंगा। डी अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो ए और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, यहाँ छोड़ के ए यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, एक जगह ही बची है ये, यहाँ पे कौन आएगा अभी देख लो, कौन बंदा बच गया, ए बी सी डी ई बच, एफ जी एच बच गया लास्ट, तो एच को यहीं पे लिख दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई, है ना, बड़ा सिंपल सा कुछ, मतलब देखो भाई इसमें ये था कि भाई लास्ट में जाके ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट कर पा रहे हैं। शुरू में इससे भी कर सकते थे लेकिन उलझता केस और सीधी सीधी क्या पता बात नहीं बनती। इस मेथड को हर कोई बच्चा समझ सकता है, तो आप लोगों को इंतजार करना है, और अगर कुछ नहीं पता चले तो इनको लिखने में कितना टाइम लगेगा, अगर कोई सिंगल बंदा इनको लिखेगा कितना टाइम लगा देगा, 1 मिनट लगा देगा इसको लिखने में, और फिर इसमें पुट करने में कितना मिनट लगा देगा, 1-1.5 मिनट, 2-2.5-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे मैनेज हो गई हैं। अब आ जाओ आप लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलो, निम्न में से किस महीने में जी का जन्मदिन आता है? भाई जी का जन्मदिन कौन से महीने में आ रहा है? जी देखो, जी का जन्मदिन आ रहा है भाई सब जुलाई के अंदर। ठीक है, तो जी का जन्मदिन आ रहा है जुलाई के अंदर। ठीक है, जी का जन्मदिन जुलाई में आ गया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन डी से बड़ा है? अच्छा, डी से बड़ा कौन है? डी कहाँ है भाई? बड़े का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई मान लो किसी का जन्म 1 जनवरी को हो रहा है और किसी का जन्म 28 फरवरी को हो रहा है, तो 1 जनवरी वाला बड़ा है 28 फरवरी वाला बड़ा? जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है ना, जिसका जन्म पहले हो गया वो बड़ा हो गया। तो जिसका जन्म पहले का मतलब क्या है? ऊपर की साइड जो आएगा, है ना, वो पहले वाले। तो डी से बड़े ए और एच हैं, तो ए और एच में से देख लो कौन सा ऑप्शन है। ए और एच में से तो ए तो है नहीं, एच ऑप्शन है, तो एच आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ए तथा सी के बीच कितने लोगों का जन्मदिन आता है? ए और सी के बीच में कितने लोगों का जन्मदिन आता है? देख लो भाई, कोई दिक्कत कहाँ रही है। ये रहा सी और ये रहा ए, बीच में कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 लोगों का जन्मदिन आ गया। तो ए और सी के मध्य में 4 लोगों का जन्मदिन आ गया भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी से छोटा है? सी से छोटे का मतलब जिसका जन्म सी के बाद में हुआ हो, है ना। तो सी से छोटे 2 हैं, ई और बी, है ना। तो ई और बी में से देख लो कौन सा ऑप्शन है। ई और बी में से सिर्फ बी ऑप्शन है, ई तो यहाँ पे दिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो गया? डी यहाँ पे आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। दिए गए मित्रों में से कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा का मतलब सबसे, जिसका सबसे बाद में जन्म हुआ हो। तो सबसे बाद में किसका जन्म हुआ है? बी का हुआ है ना, अगस्त महीने में, और तो सबका पहले जन्मदिन आ गया, तो बी सबसे छोटा हो गया भाई दिए गए दोस्तों में। तो बी सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो गया। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये जो 2020 के जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं ना, आरआरबी पीओ के किए हैं भाई। ठीक है ना, मैं आरआरबी कलर के भी करवा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो। आरआरबी पीओ के इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो 2019 वाला आएगा, इसमें पजल सेटिंग सब है, और 2018 का भी आएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 2 होगा और ये पार्ट 3 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 वीडियो और आने हैं जो कि आपको देखेंगे तो आपके सारे के टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे आज वाले में आपका रेक्टेंगल हो गया, लीनियर वाला हो गया, डेट वाला हो गया, ठीक है ना, और उसके अलावा एक कौन सा था,
एक वो बॉक्स पजल हो गया, तो 4 टाइप के हो गए। और आने वाले टाइम पे इस टाइप के और क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे सर्कुलर का और आ जाएगा, लीनियर का और क्वेश्चन आएंगे, आमने सामने वाले भी आएंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आप तीनों वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो एक तो ये हो गया, आप एक फीडबैक दीजिएगा किस तरीके से क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आपको क्या ज़रूरत है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप हमसे। तो कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ूंगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा कि आपको हमें किस टाइप की चीज़ें देनी है। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट जो 2 वीडियो प्लान है कि मैं पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 में लेके आऊँगा, और उसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें। तो अगर आप लोग तीनों पार्ट देख लेंगे तो आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है और किस टाइप के और किस लेवल के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ रहा है आरआरबी पीओ में। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा। तो वो आगे भी इस टाइप के लेसन लाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.